हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज। इस सीरीज में हम साइकोलॉजी के सारे टॉपिक कवर करेंगे और आज हम करेंगे अधिगम यानी लर्निंग के बारे में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं अधिगम का अर्थ क्या है और किस किस ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। अधिगम का अर्थ हम क्या मानते हैं? सीखना, यानी लर्निंग को हम हिंदी में ट्रांसलेट सीखने से मानते हैं, यानी किसी भी तथ्य को, किसी भी जानकारी को सीखना ही क्या है? अधिगम है। या फिर वांछित व्यवहार है, जो हमारा व्यवहार है उसमें वांछित परिवर्तन करना ही क्या है? सीखना है। उसी को ही हम अधिगम कहते हैं, उसी को ही हम लर्निंग कहेंगे। अनुभव के आधार पर स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता है और ये स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। किसके आधार पर? अनुभव। आपके पूर्व में जो अनुभव है, पुराने अनुभव है, उनके आधार पर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है? इस प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही क्या कहेंगे? लर्निंग या फिर सीखना कहेंगे। अब हम देखते हैं कि परिभाषाएं किस किस ने क्या क्या दी है। जैसे स्किनर क्या मानते हैं, गिलफोर्ड क्या मानते हैं, हिलगोर्ड क्या मानते हैं। काफ़ी परिभाषाएं हैं लर्निंग की। आपको जब जैसे अभी मैंने करीबन 10 से 15 परिभाषाएं रखी है, अगर आपको याद ना हो तो आप टेंशन मत लेना। जब हम थ्योरी करेंगे, सिद्धांत करेंगे, वहाँ पर जैसे स्किनर ने क्या बोला है तो वहाँ से आपको कैच हो जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या रही होगी। जैसे स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। यानी व्यवहार को प्राप्त करना और उसमें उन्नति की क्रिया करना, यानी प्रक्रिया है, उन्नति की प्रक्रिया क्या है? वो ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने क्या माना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। आपके जो पुराना व्यवहार है, पूर्व अनुभव है, उसके कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन होना, वो क्या है? लर्निंग है, वही सीखना है। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। ऐसे ही हिलगार्ड ने कहा है कि नवीन परिस्थितियों में आप जो अनुकूलित करना, अपने आप को अनुकूलित करना ही क्या होता है? अधिगम होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि किस किस ने क्या कहा है। जैसे क्रो एंड क्रो की बात करें कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। यानी ज्ञान को, अभिवृत्तियों को, आदत को प्राप्त करना ही क्या है? सीखना है। उसे ही लर्निंग कहते हैं। इसी प्रकार वुडवर्थ ने क्या कहा है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन होता है, कुछ अर्जन करता है, प्राणी का व्यवहार सीखता है, जो कम से कम समय में कुछ समय के लिए प्राणी के लिए धारण किया जाता है। यानी ये भी क्या बात कर रहा है? व्यवहार की बात कर रहा है। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक आप देख लेना। इसकी पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। इसकी फिर से परिभाषाएं हम कहाँ पढ़ेंगे? गुथ्री की, कोलविन की, स्मिथ की, किंजले गेरी की। तो यहाँ ये कहाँ पढ़ेंगे? हम इनके सिद्धांत में पढ़ेंगे। जैसे किंजले गेरी को देख लो आप। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास किया जाता है, प्रशिक्षण होता है और उसमें परिवर्तन होता है। यानी व्यवहार का अभ्यास के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है? परिवर्तन होता है। किंजले गेरी ने ये परिभाषा अधिगम की दी है। थॉर्नडाइक ने क्या बोला है कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन एवं उत्तेजना से जोड़ने को ही क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ऐसे ही पावलोव ने क्या कहा है कि अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही क्या है? अधिगम है। पावलोव के सिद्धांत में भी पढ़ेंगे हम। गार्डनर, मर्फी, कोलविन, ये आप पीडीएफ से देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इतनी सारी परिभाषाएं हैं, इतने मनोवैज्ञानिकों ने दी है, इसके आधार पर क्या तथ्य निकल कर आते हैं वो देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी अधिगम क्या लाता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहा तो आप क्या है? सीख नहीं रहे, आपका अधिगम नहीं हो रहा। व्यवहार में परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। दूसरी पॉइंट क्या है? ये दोनों पॉइंट याद रखना। व्यवहार में परिवर्तन लाता है अधिगम, और ये आपके पूर्व अनुभव है उन पर आधारित होता है। इसीलिए अधिगम भी अलग अलग होगा अगर हम दो व्यक्तियों की बात करें, क्योंकि उनके पूर्व के अनुभव हैं यदि अलग अलग हैं तो वो क्या होगा? अधिगम भी अलग अलग होगा। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है।
यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कुछ समय तक बनेगा, उसको हमेशा स्थायी बनाने के लिए हमें बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है, यानी उसका अर्जन करना है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई दे सकते हैं और नहीं भी, यानी व्यवहार में परिवर्तन है वो आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। अधिगम के द्वारा शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास, डेवलपमेंट होता है। तो ये परिभाषाओं से कुछ तथ्य निकल के आते हैं। ये डायरेक्ट वन लाइनर हैं जो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जो स्टेप हैं, लर्निंग के स्टेप, वो कौन कौन से हैं, किसने दिए हैं। लर्निंग के स्टेप दिए हैं थॉर्नडाइक ने। एक आते हैं नियम के बारे में। जब हम नियम के बारे में पढ़ेंगे वो भी कौन दिए हैं, वो भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जो कि हम इसके सिद्धांत के साथ में नियम पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांत से निकलकर ही नियम आते हैं। कितने नियम दिए थे इसने लर्निंग के 8 नियम दिए हैं। अब देखिए कौन कौन से। आवश्यकता ही का ही दूसरा नाम क्या है, अभिप्रेरणा है। और अभिप्रेरणा को ही, मतलब अभिप्रेरणा के जितने एलिमेंट हैं इन सभी को मिलकर हम क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मोटिव कहते हैं। नीड्स यानी आवश्यकता, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो पहला तत्व है नीड्स, दूसरा है गोल, तीसरा है तत्परता या फिर बाध्यता, यानी तत्पर रहना, कार्य करने के लिए तैयार होना। अधिगम स्थिति, बाद में उसके वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, लर्निंग सिचुएशन। फिर आती है 5 नंबर इंटरेक्शन, अनुक्रिया, यानी जो अधिगम है जिससे अनुक्रिया करना। फिर समायोजन उसके साथ में, और फिर व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन क्या है, वही इसका रिजल्ट है, वही इसका परिणाम है। और उसके बाद में स्थायीकरण, यानी जो परिवर्तन हुआ है उसका स्थायीकरण कैसे होगा, बार बार अभ्यास में। तो इसने 8 स्टेप बताए हैं, 805 चरण बताए हैं थॉर्नडाइक ने, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अधिगम के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। पहला परिणाम हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में सुधार होता है, और ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक रूप से होता है। नेक्स्ट क्या है रिजल्ट इसका, कि शिक्षण अधिगम से लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है, जो आपके गोल्स है उनकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि वृद्धि एवं विकास में भी सहायक है। समायोजन, आप समायोजन करना सीखते हैं लर्निंग के द्वारा। जीवन के लक्ष्य हैं उनके प्राप्ति के लिए सहायक है। व्यक्तित्व का अधिगम एवं सर्वोत्तम विकास भी होता है, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका भी विकास होता है। तो ये लर्निंग के रिजल्ट हैं। लर्निंग जब आपका अधिगम होता है तो इन सभी में परिवर्तन होता है। व्यवहार में, आपके लक्ष्यों में, आपके वृद्धि एवं विकास में सहायक है। एडजस्टमेंट करना सीखते हो, ठीक है। तो ये सभी परिवर्तन सामने आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति या फिर विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताओं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एक लाइन में कि ये सही है या नहीं है। तो हम थोड़ा सा समझ कर इसको देखें कि एक बिल्कुल ही एक लाइन को पढ़ लिया और बस हो गया, याद रखना नहीं है, समझ लें, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होते ही आपका रटा हुआ किसी काम नहीं आएगा। पहला है, ये जीवन पर्यंत चलती है, यानी ये कब तक चलती है अधिगम, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये जन्म से मृत्यु तक चलती है। यानी जीवन पर्यंत की जगह यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है जन्म से मृत्यु तक चलती है। अधिगम एक परिवर्तन है, और किस में है, व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में प्रगतिशील सुधार है, यानी प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। यही क्या है, लर्निंग है। ज़्यादातर सभी मनोवैज्ञानिक बिहेवियर पर ही फोकस किया है कि बिहेवियर में चेंज को ही अधिगम कहा है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी सभी सीखते हैं, जानवर भी सीखते हैं, प्रत्येक जगह होती है, सभी सीखते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर, सभी लोग सीखते हैं, सभी जानवर सीखते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो लर्निंग नहीं करता। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक है, यानी सामाजिक, एक समाज के रूप में भी सीखते हैं हम, और एक इंडिविजुअल के रूप में भी सीखते हैं। सीखना सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, यानी हम कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। तो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हैं अधिगम। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण है, मेस्लो ने इस पर बल दिया था, यानी सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रोसेस है। मेस्लो ने इसके ऊपर बल दिया। सक्रिय
एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक एक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस है, यानी कुछ ना कुछ हम क्रिएट करते हैं और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव। सीखना विवेकपूर्ण है, इंसाइटफुल है। सीखना अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रोसेस है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में हम रिलेशन को बनाते हैं अधिगम के द्वारा। जो हम पढ़ेंगे, जो SR थ्योरी, SOR थ्योरी है, उनमें पढ़ेंगे इसको। अधिगम ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रिया है। कोग्निटिव है, अफेक्टिव है और कोग्निटिव प्रोसेस है। ध्यान देना, अधिगम क्या है? एक प्रोसेस है। हमने प्रोसेस कहा है, अधिगम रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है व्यवहार में परिवर्तन, ध्यान रखना ये बात। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, यानी हम क्या, एडजस्टमेंट प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। एडजस्टमेंट प्रोसेस है, यानी हम एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है, इसको भी समस्या समाधान की प्रक्रिया प्रोसेस के रूप में देखते हैं और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रोसेस है। अधिगम स्थानांतरण हो सकता है, यानी ट्रांसफेरेबल है। लर्निंग एक स्थिति से दूसरे स्थिति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे आप स्कूल के अंतर्गत मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जोड़ना, घटाना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से सीखते हैं और अपने दैनिक जो क्रियाकलाप है उसमें इसका यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? ट्रांसफेरेबल है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। पहले ही बताया कि ये एक प्रोसेस है, इसको रिजल्ट या फिर प्रोडक्ट नहीं कहा जा सकता। अधिगम जिंदगी भर चलता है, ये प्रोडक्ट नहीं है। अधिगम नया कार्य सीखना है, अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से ये भिन्न है। अधिगम में सदैव अनुभव शामिल होता है। ध्यान रखना, ये एक अनुमानित प्रक्रिया है, ये निष्पादन नहीं है। जो आपका एग्जाम में रिजल्ट आता है वो अधिगम नहीं है, वो रिजल्ट अलग है और प्रोसेस अलग है। अधिगम में सदैव अनुभव शामिल होता है, यानी जो आपके पूर्व अनुभव है वो शामिल होते हैं। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अनुभव के द्वारा हम क्या करते हैं? मीनिंग का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, नॉलेज बिल्ड करते हैं। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, जो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक से डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पहले, जो हमारी MCQ सीरीज चल रही है, जो आप देखोगे तो उसमें भी इस यहाँ से प्रभावित करने वाले कारक से डायरेक्ट पूछ लिया गया कि व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के कारक, जैसे व्यक्तिगत कारक हो गए, जैसे शिक्षक से संबंधित हो गए, वातावरण से संबंधित हो गए, या फिर आपके जो अधिगम सामग्री है इससे संबंधित कारक हो गए, तो उन सभी को देखेंगे। पहले देखते हैं हम व्यक्तिगत कारक, जो अधिगम करता है उससे संबंधित क्या है। पहला कारक है मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन के बिना अधिगम हो ही नहीं सकता। इसको हम अधिगम की शुरुआत भी बोलते हैं, इसको हम अधिगम की सुनहरी सड़क भी बोलते हैं। स्किनर ने इसको सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है अधिगम के लिए। मोटिवेशन को क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। इसको अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति भी कहा है और ये सर्वोत्तम आधार भी है। यानी मोटिवेशन अधिगम की पहली कंडीशन है, अनिवार्य स्थिति है। स्टीफेंस ने क्या कहा है? शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं, अभिप्रेरणा है या प्रेरणा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है? स्टीफेंस ने कहा है। डायरेक्ट कथन आ जाएगा कि ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है? स्टीफेंस का है। नेक्स्ट कारक कौन सा है? इच्छा शक्ति। यदि किसी की विल पावर ही नहीं होगी, सीखने की इच्छा ही नहीं होगी, तो वो क्यों सीखेगा? तो दूसरा, अभिप्रेरण के बाद में ये अनिवार्य स्थिति मान सकते हैं उसकी विल पावर, यानी जो हमने थॉर्नडाइक का आगे सिद्धांत पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, तत्परता का नियम, उसी को ही बता रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति तैयार ही नहीं है सीखने के लिए तो वो क्यों सीखेगा? तो ये दूसरा कारक हो गया, इच्छा शक्ति। तीसरा है स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। फिर बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता का अर्थ हो गया कि मान लो कि आप एक 5th क्लास के स्टूडेंट को आप 10th क्लास का सवाल सिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर 12th का साइंस सिखाने की कोशिश कर रहे हो 5th क्लास को, तो वो कैसे सीखेगा? वो क्या है? मैच्योर ही नहीं है, उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। तो परिपक्वता है या आयु है, वो भी एक मेन फैक्टर है अधिगम के लिए। स्मृति, यानी जिसकी स्मृति तेज होगी वो अधिगम में उपयोगी रहेगी, स्मृति ज़्यादा उपयोगी है।
आपकी मेमोरी। फिर रुचि और महत्वाकांक्षा है, आपकी किस में रुचि है और क्या महत्वाकांक्षा है, ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य, भोजन एवं औषधियाँ, ये भी व्यक्तिगत कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करता है। संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, अटेंशन, थकान भी एक कारण है, व्यक्तिगत कारण जो अधिगम को प्रभावित करता है। ये आपकी कार्य कुशलता को प्रभावित करता है, यानी अगर आप थके हुए हैं तो अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जीवन का आपका उद्देश्य क्या है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। मान लो कि आपका उद्देश्य है वो अधिगम से रिलेटेड नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी और फील्ड में है। मान लो कि जो एक किसी व्यक्ति का उद्देश्य है इंजीनियर बनना, तो वो एक अलग रास्ते पे जाएगा, अधिगम करेगा, तो वो प्रभावित कर गया उसके उद्देश्य से। और दूसरा किसी का उद्देश्य हो गया डॉक्टर बनना, वो एक अलग रास्ते पे जाएगा। तीसरा है कि वो साधु संत बनना चाहेगा, अधिगम तो वहीं करना पड़ेगा साधु संत बनने के लिए, लेकिन उसका अधिगम अलग तरीके से हुआ। तो ये कारक है जो कि प्रभावित करता है, यानी जीवन का उद्देश्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, जो शिक्षक से संबंधित, टीचर से संबंधित कारक हैं वो कौन कौन से हैं। कि टीचर है वो प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहा है, प्रस्तुतिकरण ये भी प्रभावित करता है अधिगम को। फिर टीचर है वो अपने विषय में निपुण है या नहीं, तो ये भी प्रभावित करता है। एक एक्सपर्ट होगा वो ज़्यादा अच्छे से अधिगम करवा पाएगा। फिर टीचर का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये भी बच्चों को और उनके अधिगम को प्रभावित करता है। टीचर फिर शिक्षण कौन सी विधि या फिर कौन से कौशल का उपयोग कर रहा है, किस प्रकार के कौशल का उपयोग करता है अधिकतर, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। फिर टीचर का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अच्छे से अधिगम नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कार्य संबंधी कारक है, यानी जो आपका विषय वस्तु है, जो आपका मटेरियल है, सिलेबस है, उससे संबंधित। आपके कार्य की लंबाई, यानी आपका सिलेबस है उसका लेंथ कितनी है, आपका जो पीरियड है उसकी लेंथ कितनी है, तो ये भी प्रभावित करता है। उसकी उपयोगिता कितनी है, आपके जीवन में अगर ज़्यादा उपयोगी है तो उसका अधिगम आप ज़्यादा करोगे, ज़्यादा रुचि लोगे। फिर उसकी रुचि, रोचकता कितनी है, यानी कितना अच्छा है वो, कितनी आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें। फिर उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है, ये भी उसको प्रभावित करता है। और समानता कितनी है, यानी पुराना जो सीखा है उसके साथ में आपके कार्य की कितनी समानता है, समानता अधिक होगी तो आप ज़्यादा अधिगम होगा। तो ये थे आपके विषय वस्तु से संबंधित कारक हो गए। फिर आते हैं वातावरण, आपके भौतिक वातावरण, जलवायु, शोर, ये सभी प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं, ये सभी वातावरण के अंतर्गत आते हैं जो कि आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। विधि से संबंधित, यानी कौन सी विधि उपयोग में ली जा रही है, करके सीखना, अभ्यास द्वारा, निर्देशन, सूझ द्वारा, परिणाम, सीखने का समय कितना है, और परीक्षा सक्रिय पर्यंत, ये सभी क्या है, अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा संगठन और सामाजिक संबंध है, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। संगठन के अंतर्गत जैसे संबंध हो गया छात्र अध्यापक का, आपस में प्रतियोगिता हो गई, पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, निर्देशन हो गया, ये सभी क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम बात करते हैं परिपक्वता और अधिगम। जैसे हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था अभी कि एक 5th क्लास का स्टूडेंट है, वो 10th क्लास का या 12th क्लास की साइंस कैसे समझेगा, उसके लिए उसकी आयु या फिर वो परिपक्व, मैच्योर नहीं है उस लेवल का। तो परिपक्वता क्या है कि आंतरिक सुधार प्रक्रिया ही क्या है, परिपक्वता है। यह शारीरिक योग्यताओं का आंतरिक विकास भी है, यानी शारीरिक योग्यताएं भी इसमें शामिल हैं। गेसल ने कहा है कि जीवन चक्र में जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहा जाता है। संपूर्ण प्रभाव को क्या कहा है, परिपक्वता है। और परिपक्वता के साथ में अधिगम है, लर्निंग है, वो अंतर संबंधित है और दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। दोनों का व्यक्ति के विकास में योगदान है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। अब हम देखते हैं कि अधिगम से रिलेटेड हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण, जो आगे हम सिद्धांत हैं वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया गया है जो अनेक व्यू हैं जो लर्निंग के, कौन कौन से, जैसे व्यवहारवादी। व्यवहारवादी क्या बोलते हैं कि वातावरण से सीखता है व्यक्ति, जैसे वॉटसन ने कहा था। गेस्टोलवादी दृष्टिकोण क्या बोलता है, गेस्टोलवादी ये बोलते हैं कि वो एक संपूर्णाकार स्थिति में सीखते हैं, एक संपूर्ण प्रतिक्रिया के द्वारा
सीखते हैं। हार्मिक दृष्टिकोण क्या बोलते हैं कि पहले एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य केंद्रित रूप में अधिगम होता है। किसने, कौन थे प्रतिपादक, किसके, मैकडूगल थे। फिर फील्ड थ्योरी भी आती है, एक फील्ड थ्योरी जो कुर्ट लेविन ने दी थी, और ये बोलते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है और अभिप्रेरणा के द्वारा सीखा जाता है, यानी अभिप्रेरणा आवश्यक है, अभिप्रेरणा पे फोकस किया था। फिर एक प्रयत्न एवं भूल जो थ्योरी है वो देखेंगे, जो थॉर्नडाइक ने दी थी, यानी ये बोलते हैं कि बार बार प्रयत्न करने से, भूल करने से ही व्यक्ति सीखता है। तो इस प्रकार की थ्योरियां हैं जो आगे पढ़ेंगे। ये जो मुख्य रूप से जो 5 दृष्टिकोण थे जो आपको बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं अधिगम के नियम की। अधिगम के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। इसके 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं, यानी सेकेंडरी नियम। ये नियम हम कहाँ पढ़ेंगे? जब थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत हम पढ़ेंगे, उसके साथ में ही सिद्धांत से ही के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाल के ये नियम दिए थे और वहाँ पे पढ़ेंगे। और कभी कभी यहाँ पर 5 के साथ में 8 गौण नियम लिखे हुए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 नहीं 9 गौण नियम लिखे हुए आ सकते हैं, क्योंकि 4 उप नियम दिए थे। उप नियम ध्यान रखना ये। तो ये कहाँ पढ़ेंगे? सिद्धांत के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपागम यानी अप्रोच, कैसे कैसे स्टडी होती है, कैसे कैसे लर्निंग होती है। ये मुख्य 2 प्रकार की होती है, यानी इसका कार्यशैली या विधि या अधिगम तकनीकें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उपागम बोलते हैं। ये 2 प्रकार से हैं और इसको किसने प्रतिपादन किया? मर्टन ने बताया था। पहला है तल और दूसरा है नितल, जिसको बोलते हैं बॉटम अप्रोच, और दूसरा है इंटेंसिव अप्रोच। बॉटम अप्रोच का मतलब हम आराम से रट कर पढ़ते हैं, ओवरव्यू ले लिया कि जैसे एक बुक पढ़नी है, एक बहुत बड़ा नोवेल पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? एक बॉटम अप्रोच से पढ़ेंगे, यानी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हमें पूरी स्टोरी उसका पता है। कोई स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी होती है, लेकिन हम उसका गहन अध्ययन, एक एक शब्दों का अर्थ नहीं निकालेंगे। जब हम एक एक शब्दों का अर्थ निकालते हुए पढ़ेंगे, जैसे साइंस की बुक पढ़ी जाती है प्रत्येक शब्द का अर्थ निकालते हुए, तो वो क्या है? एक गहन उपागम है, इंटेंसिव लर्निंग, इंटेंसिव अप्रोच कहा जाता है। यानी नवीन विचारों का पूर्वाज्ञान, दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करते हुए निष्कर्ष और उनकी जांच करते हुए जो अधिगम करना, तो ये है, यानी गहन अधिगम करना क्या है? इंटेंस अप्रोच है, इंटेंसिव अप्रोच है। फिर इनके साथ ही एक और अप्रोच निकल के आती है, कौन सी है? कार्यनीति। मान लो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, अब आपका निर्धारित एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ पढ़ना, वो क्या है? कार्यनीति उपागम है। आप सिर्फ उतना ही पढ़ोगे जितना कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। आप सिलेबस से सिर्फ इतना ही पढ़ोगे जितना आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, तो वो क्या है? एक कार्यनीति उपागम हो गया। उसमें आप दोनों उपागम शामिल हैं जो पहले के हैं, वो कौन से? बॉटम और इंटेंसिव अप्रोच, दोनों उपागम शामिल हैं। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों उपागम हैं, इनसे मिलकर 3 विचारधाराएं निकलती है, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी। हम लर्निंग के अंतर्गत या साइकोलॉजी के अंतर्गत ये मुख्य 3 ही विचारधाराओं पर फोकस करेंगे। हमारे 3 ही विचारधाराओं पर हम सिद्धांत को देखेंगे, किसने क्या क्या सिद्धांत दिया। व्यवहारवादी कौन से थे? जैसे स्किनर हो गया, व्यवहारवादी स्किनर के सिद्धांत, या पावलोव का सिद्धांत व्यवहारवादी के अंतर्गत आता है। संज्ञानवादी में सबसे पहला नाम किसका आता है? जीन पियाजे का, और निर्मितवाद में लेव वाइगोत्स्की का। तो ये सभी क्या हैं? इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या विचार दिया। व्यवहारवादी विचारधारा क्या बोलती है, संज्ञानवादी या निर्मितवादी विचारधारा क्या बोलती है। मुख्य विचारधारा 2 ही है, व्यवहारवादी एवं संज्ञानवादी। व्यवहारवादी बोलती है कि वातावरण के साथ संबंध स्थापित करके अधिगम किया जा सकता है। संज्ञानवादी ये बोलती है कि सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण होता है, और ज्ञान के निर्माण के आधार पर ही निर्मितवादी विचारधारा संज्ञानवादी से बनी है। यानी संज्ञानवाद को ही आगे जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी के अंतर्गत एक आती है निर्मितवाद, यानी ज्ञान के निर्माण से रिलेटेड, जो कि जीन पियाजे भी इसी के अंतर्गत आता है, लेव वाइगोत्स्की जो हम पढ़ेंगे। तो ये मुख्य जो विचारधाराएं थी, जो 3 पढ़ेंगे, इनके अंतर्गत अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं जो कि हम आगे आने वाले टाइम पर पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा,
जो किस पे होगा, सिद्धांतों पे होगा। पूरा का पूरा फोकस है सिद्धांत पे होगा। जितने भी लर्निंग के सिद्धांत हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो 7A मान सकते हो आप इसको, और 7B जो हमारा होगा वो क्या होगा, सिद्धांत पे फोकस होगा, थ्योरी पे होगा, थ्योरी होगा। लर्निंग की कितनी थ्योरियां हैं सभी हम करेंगे। तो इसके लिए आपको ठीक आज ही के इसी समय कल आपको मिलेगा, ठीक 2:15 बजे क्लास मिल जाएगी, आप लाइव देख सकते हो उसको। तो मिलते हैं कल इसी समय हमारे सेकंड पार्ट के साथ में, जिसका नाम होगा लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें हम सारे सिद्धांतों पर फोकस करेंगे। इसकी जो लर्निंग की जब हम इसकी कंप्लीट हो जाएगी क्लास पूरी सिद्धांत के साथ में सभी, तो इसकी PDF है वो आपको जो टेलीग्राम लिंक है उस पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।